हेलो एवरीवन। आज हम जॉफ्री चौसर के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। मेरा नाम पवन जौहरी है और स्टार्ट करते हैं जॉफ्री चौसर को। तो देखिए, ये मेरे नोट्स हैं। तो यहीं से हम आपको थोड़ा सा डिटेल जो है, जो कॉम्पैक्ट नोट जो है जॉफ्री चौसर के ऊपर देंगे। तो पढ़ना स्टार्ट करते हैं। जॉफ्री चौसर बॉर्न हुए थे, इनका जन्म हुआ था 1340 में, विटनरी स्ट्रीट लंदन में। कहीं जगह 1330 कई जगह 1343 भी देखने को मिल जाता है, लेकिन अधिकतर किताबों में 1340 दिया हुआ है। और याद रहिएगा कि इनके पैदा होने से 3 साल पहले यानी कि 1337 में 100 ईयर ऑफ वॉर्स स्टार्ट हो गया था। तो याद करने के लिए ईजी हो जाएगा कि 100 ईयर ऑफ वॉर्स कब हुआ था और इनका जन्म कब हुआ था, यानी कि ये कब पैदा हुए थे। अगर इन बात करें इनकी डेथ की, तो 1400 में इनकी डेथ हो गई थी। इनके फादर का नाम जॉन चौसर था, जो एक वाइन मर्चेंट थे, जो एक सप्लाइड करते थे टू किंग एडवर्ड, जो वाइन को सप्लाइड करते थे किंग एडवर्ड के कोर्ट में। तो यहीं से इनको रॉयल फैमिलीज़ के साथ इनका कनेक्शन हुआ और जॉफ्री चौसर का भी कनेक्शन रॉयल फैमिली के साथ हुआ। इनकी मदर का नाम एग्निस द कैप्टन था। ठीक है। तो अगर हम देखें बैकग्राउंड के बारे में, तो इतना काफ़ी है किसी एग्ज़ाम पर्पज़ के हिसाब से। जैसे मदर का नाम और फादर का नाम नहीं पूछा जाता है, लेकिन हाँ, ये पूछा जा सकता है कि जॉफ्री चौसर के डैड जो थे उनका क्या काम था, क्या काम करते थे। ठीक है, आगे देखते हैं। तो कोर्ट अपॉइंटमेंट इनको कब मिला था? 1357 में। ये कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स हैं जो आपको याद होने चाहिए। तो 1357 में इनको कोर्ट अपॉइंटमेंट मिला था। और और जैसे कि मैंने आपको बताया कि इनके पैदा होने से 3 साल पहले यानी कि 1337 में 100 ईयर ऑफ वॉर्स स्टार्ट हो गया था। तो इन्होंने भी 100 ईयर वॉर्स में पार्टिसिपेट किया है। ठीक है। तो ये पूछा जा सकता है कि इन्होंने 100 ईयर वॉर्स में पार्टिसिपेट कब किया था। तो उसकी डेट है 1359। ठीक है। 1366 में जब 100 ईयर वॉर से जब वापस आ गए थे, अब देखिए, जब 100 ईयर वॉर्स में जब ये गए थे 1359 में, तो इन्होंने इनको क्या क्या किया था? बंदी बना लिया था। ठीक है। तब जब बंदी बना लिया गया था, तब इनको छुड़वाया गया था। ठीक है। और इनको छुड़वाया किसने था? इसको हम देख लेते हैं। देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है, लेकिन मैं बता देता हूँ आपको कि इनको छुड़वाया था एडवर्ड थर्ड ने 1359 में। और इन्होंने 16 पाउंड दे के इनको छुड़वाया था। ठीक है। आप ये मान के चलिए कि उस टाइम 1 पाउंड की कीमत ये होती थी कि आप 1 पाउंड में कम से कम 1 मंथ या 2 मंथ आप आराम से सर्वाइव कर सकते हैं। तो सोचिए 16 पाउंड की कीमत क्या होगी आज के हिसाब से, अगर हम इसको कैलकुलेट करें तो। ठीक है। अब देखते हैं, इनको जब छुड़वा दिया गया था, ठीक है, तो कहीं डिप्लोमेटिक मिशंस पे इनको भेजा गया था कि आप जाइए, इनके जो एडवर्ड थर्ड इन्होंने बोला था आप जाइए और ज्ञान इकट्ठा कीजिए, कि लोगों के बारे में पता कीजिए, हर जगह जाइए और वहाँ का कैसा सिस्टम है उस चीज़ को आप देखिए। ठीक है। तो इन्हीं को भेजा गया था। ठीक है। तो ये गए थे। ठीक है। जाने के बाद जब ये वापस आए, ठीक है, तो इनकी शादी हो गई। तो 1366 में इनकी फिलिपा दे रोट से इनकी शादी हो गई थी। ठीक है। और इनकी जो डेथ है वो हो गई थी 1387 में। ठीक है। 1387 के आसपास इनकी डेथ हुई थी। और ये डेट भी इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि 1387 में ही इन्होंने कैंटरबरी टेल लिखा है। ठीक है। जो जिसके लिए जॉफ्री चौसर जो है वो जाने जाते हैं। वैसे जॉफ्री चौसर बहुत सारी चीज़ों के लिए जाने जाते हैं, ये इनमें से एक है। ठीक है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये कहीं जगह इन्होंने ट्रैवल किया है। तो ट्रैवल में इन्होंने कहाँ कहाँ किया? ठीक है। जो ट्रैवल इन्होंने फ्रांस का ट्रैवल किया है, इटली का ट्रैवल किया है। ठीक है। और कहीं जगह जगह ये ट्रैवल किया है। तो जब इन्होंने जब ट्रैवल किया था, ठीक है, तो ये बहुत सारे जो रिनाउंस लोग हैं उनसे ये मिले थे। तो उनमें से दांते हैं, बुकासियो है और पेट्राक है। ठीक है। तो ये इनसे बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस थे। ठीक है। इनके बारे में ये इनसे बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस थे। और इनसे ही इन्फ्लुएंस होकर इन्होंने बहुत सारी किताबें लिखी हैं और उनके बारे में हम आपको बाद में बताएंगे। ठीक है। अब आगे देख लेते हैं। ठीक है। जब ये इस लाइन में थे यानी कि कोर्ट में थे, तो एक टाइम ऐसा आया था जब इन्होंने अपना रैंक खो दिया था। वो था 1385 में। ठीक है। ये रैंक कब खोया था, क्यों खोया था, इसके पीछे का कारण क्या है, वो हम MCQs में सॉल्व करेंगे। ठीक है। और जब इन्होंने रैंक खोया था 1385 में, ठीक है, उसके जस्ट 1 साल बाद इन्होंने रिस्टोर्ड भी किया था। और जब इनका लास्ट टाइम था, यानी कि जब ये बहुत बूढ़े हो गए थे, जब सारे काम इन्होंने कर लिए थे, ठीक है, सब जगह इन्होंने अपनी सर्विसेज दे दी थी, तो उसके बाद सबसे लास्ट टाइम में ये कहाँ मूव्ड हो गए थे? हाउस ऑफ सेंट मैरी में।
ठीक है, तो ये पूछा जा सकता है कि अपने लास्ट टाइम में ये कहाँ मूव हो गए थे, तो हाउस ऑफ सेंट मैरी में मूव हो गए थे। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, आगे देख लेते हैं। अगर हम बात करें इनके पीरियड ऑफ राइटिंग की, तो इनके पीरियड ऑफ राइटिंग को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। एक है फ्रेंच पीरियड, इटालियन पीरियड और इंग्लिश पीरियड। तो फ्रेंच पीरियड में इन्होंने क्या क्या लिखा था? फ्रेंच पीरियड में इन्होंने लिखा था रोमन de la Rose। ठीक है, ये एक्चुअल में देखिए मैंने डेट्स में 1367 से 1370 दिया है। आपको डेट, इसमें डेट वेरी कर सकता है, किसी जगह 1359 भी दिया है। ठीक है, आप ये भी वेरी कर सकते हैं, किसी ने 1372 भी दिया है। तो एक लंबे टाइम पीरियड में लिखा गया है इस चीज़ को। ठीक है, एक्चुअल में ये जो है ये इन्फ्लुएंस होकर लिखा है इन्होंने गुलिम de लॉरिस और जेन de मर्क से। ठीक है, इसके ओरिजिनल राइटर है, इन्होंने इसको ट्रांसलेट किया है फ्रेंच से किसमें, इंग्लिश में ट्रांसलेट किया हुआ है। ठीक है, अगर हम बात करें रोमन de la रोज के बारे में, तो ये 8000 लाइन्स में लिखा गया है। ठीक है, और इसमें क्या है, इसमें फेरिटी ऑफ वुमेन के बारे में बताया गया है। ठीक है, मैरिज के बारे में बताया, इसके ड्रॉबैक्स क्या होते हैं उसके बारे में बताया है। ठीक है, और जो फ्रेल वुमेन यानी कि जो एक उम्र वुमेन जो किसकी कमजोरियाँ, एक कमज़ोर वुमेन के बारे में इसमें बताया गया है। ठीक है, इतना इन्फॉर्मेशन इस बुक के बारे में बहुत है। ठीक है, बात करें अगर हम नेक्स्ट बुक की, तो नेक्स्ट बुक इन्होंने लिखा है द बुक ऑफ डचेस। ठीक है, इसको 1368 में इन्होंने लिखा है। कई किताबों में आपको 1369 भी डेटा को मिल जाएगा। ठीक है, आप इसको क्रॉस चेक कर सकते हैं। अगर हम द बुक ऑफ डचेस के बारे में अगर बात करें, ठीक है, तो ये एक लेंदी एलेगोरिकल पोएम है। ठीक है, और ये डेडिकेट किया है इन्होंने वाइफ ऑफ जॉन गॉन्ट। ठीक है, उनकी वाइफ को किया है। ठीक है, और इसको एडिट किया है विलियम ट्राइने ने। ठीक है, ये फर्स्ट पर्सन नैरेटिव है। ठीक है, और जॉन गॉन्ट जो है ये एडवर्ड सेकंड के सन है और जॉफ्री चॉसर के पेट्रन है। ठीक है, बाद में जो उनकी वाइफ थी जिनका नाम था फिलिपा द रोट, ठीक है, उनकी एक सिस्टर थी। ठीक है, उनकी सिस्टर के साथ इनकी शादी हो जाती है, इनकी शादी में जॉन ऑफ गॉन्ट की शादी हो जाती है। ठीक है, उनकी सिस्टर का नाम हम आपको बिल्कुल बताएंगे और वो हम आपको एमसीक्यूज में कवर करेंगे। आगे देख लेते हैं। बुक ऑफ डचेस के बाद इन्होंने इस पीरियड में और बहुत सारे माइनर वर्क लिखे हैं जो मैंने इसको लिखा हुआ, जैसे कि द कंप्लेंट एंड टू पिटी, ABC, द कंप्लेंट ऑफ मार्च। ठीक है, ये सब लिखा है, ये ज़्यादा इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, इंपॉर्टेंट केवल रोमन de la रोज है और द बुक ऑफ डचेस है। ठीक है, अब इनके इटालियन पीरियड की तरफ हम मूव कर जाते हैं। ठीक है, इटालियन पीरियड में जब ये गए थे तो इन्हें बहुत सारे लोगों से कांटेक्ट हुआ था। इनका कांटेक्ट दांते से हुआ था, पेट्रार्क से हुआ था और बुकासियो से हुआ था। ठीक है, ये सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंस बुकासियो से थे। ठीक है, सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंस थे इनसे। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है कि पेट्रार्क और दांते को इन्होंने सिग्निफाई नहीं किया है। पेट्रार्क और दांते को भी इन्होंने सिग्निफाई किया है अपने वर्क्स में। इनसे भी इन्होंने वर्क्स से अपने मतलब इनके वर्क से इन्फ्लुएंस हुए हैं। ठीक है, हाँ, लेकिन पेट्रा के बारे में इन्होंने अपने एक, इनकी जो एक किताब है जो बहुत ही रिनाउंड किताब है जिसका नाम है द कैंटरबरी टेल, उसमें कलर टेल्स एक टेल्स है, उसमें पेट्रा को भी इन्होंने क्या किया है, मार्क किया हुआ है, उनका नाम भी उसमें लिखा हुआ है। ठीक है, आगे देखते हैं इस पीरियड में इन्होंने क्या क्या लिखा। ठीक है, और जो इन्फॉर्मेशन है कि 1372 में ये इस पीरियड में आए थे, यानी 1372 में ये गए थे, इस इन्होंने यहाँ पे एक डिप्लोमेटिक मिशन किया था। ठीक है, तो इस पीरियड में सबसे इम्पॉर्टेंट वर्क जो है वो है द हाउस ऑफ फेम। ठीक है, अगर इसकी डेट देखें तो डेट है 1379 से 1380 के बीच में। ये एक ड्रीम एलेगरी है। ठीक है, ऑक्टासिलेबिक कपलेट में लिखा हुआ है, एक सटारिकल पोएम है, और ये जो वर्क है ये दांते की डिवाइन कॉमेडी से इन्फ्लुएंस हुआ है। ठीक है, बस मैं शॉर्ट शॉर्ट नोट दे रहा हूँ मैं आपको, इससे ज़्यादा मुझे नहीं लगता है कि पूछा जा सकता है किसी भी एग्ज़ाम में। ठीक है, आगे देखते हैं द पार्लियामेंट ऑफ फाउल्स। ठीक है, ये भी दांते से इन्फ्लुएंस होकर लिखा हुआ है और 1380 में लिखा गया है। ठीक है, हाँ, ये पूछा जा सकता है कि इसमें किसकी मैरिज को बताया गया है, किसकी मैरिज के बारे में लिखा गया है, तो रिचर्ड सेकंड की मैरिज के बारे में लिखा है और किससे, आन ऑफ बोहेमिया से। ठीक है, और इसमें सेंट वैलेंटाइन के बारे में भी बताया गया है। ठीक है, राइमिंग स्कीम हम देखें तो ABABBCC इसकी राइमिंग स्कीम है और ये राइम रॉयल है। ठीक है, यानी कि राइम रॉयल में लिखा गया है इसको। ठीक है, आगे सबसे इंपॉर्टेंट वर्क है वो टॉयलेस एंड क्रेसिडा। टॉयलेस एंड क्रेसिडा को 1378 और 1385 के बीच में लिखा गया है।
ठीक है, ये भी राइम रॉयल में लिखा गया है, आइम्पिक पेंटामीटर में लिखा गया है। ठीक है, और ये लॉन्गेस्ट कंप्लीटेड पोएम है इसकी। ठीक है, बाकी जितनी पोएम्स हैं, ठीक है, जिसके बारे में बता रहे हैं, वो कंप्लीटेड नहीं है। ठीक है, और ये इन्फ्लुएंस हुआ है बुकासियो से। ठीक है, बुकासियो के सेकंड फ्लस्ट्रेटो से। जो सेकंड फ्लस्ट्रेटो है उसको 1330 में लिखा गया है। ठीक है, और इसको नोवेल ऑफ वर्स भी कहा जाता है। ठीक है, और एस डी नील एक राइटर हैं, उन्होंने बताया है कि अगर ये वर्स में नहीं होता, ठीक है, अगर ये प्रोज में होता, तो पेमेला को पहला नोवेल नहीं माना जाता, इसी को ही पहला नोवेल माना जाता है। वो उसका कमेंट है। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट हम देख लेते हैं द लेजेंड ऑफ गुड वुमेन। इसमें 9 लेजेंड के बारे में बताया गया है। ठीक है, और ये भी इनकम्प्लीट है और 1380 में इसको लिखा गया है। ठीक है, और ये सब इसका इनका पहला वर्क है जिसमें इन्होंने हीरोइक कपलेट को इंट्रोड्यूस किया है। ठीक है, तो यही इंपॉर्टेंट है इटलियन पीरियड में। अब आगे देख लेते हैं। आगे है इंग्लिश पीरियड। इंग्लिश पीरियड की अगर हम देखें तो इंग्लिश पीरियड में जो सबसे इंपॉर्टेंट वर्क है, ठीक है, वो है द कैंटरबरी टेल। इसके बारे में आपको पूरी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए कैंटरबरी टेल के बारे में, और मैं आपको इसकी पूरी कॉम्पैक्ट इन्फॉर्मेशन दूंगा। ठीक है, यानी कि कुछ फालतू इन्फॉर्मेशन नहीं दूंगा, जो इन्फॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है वही इन्फॉर्मेशन मैं आपको इसमें प्रोवाइड करवाऊंगा। ठीक है, कैंटरबरी टेल के अगर हम देखें तो 1387 में इसको लिखा गया है। ठीक है, इसमें टारगेट किया गया था कि 120 स्टोरीज को बताया जाए, यानी कि ऐसा टारगेट था जॉफरी चौसर का कि 120 स्टोरी को इसमें लिखें, लेकिन केवल 24 ही स्टोरीज को लिखा गया। ठीक है, और इस पे कमेंट किया है ड्राइडन ने, और इनको कहा है हियर इज़ गॉड प्लेंटी। ठीक है, ये पूरा कमेंट नहीं है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट कमेंट है। आपको बस इतना ही आएगा कि हियर इज़ गॉड प्लेंटी किसके लिए कमेंट किया है और किसने कमेंट किया है। तो आपको लिखना है कि कैंटरबरी टेल के लिए कमेंट किया गया है और किसने कमेंट किया है, ड्राइडन ने कमेंट किया है। ठीक है, एक अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसमें करेक्टर कितने थे। देखिए, कंफ्यूज नहीं होना है, करेक्टर कितने थे और पिलग्रिम्स कितने थे, ये दो अलग अलग क्वेश्चन बनते हैं। तो अगर पूछा जाएगा कि कितने करेक्टर थे, तो करेक्टर 32 थे। ठीक है, और पिलग्रिम्स पूछा जाएगा तो कितने पिलग्रिम्स थे, तो 29 पिलग्रिम्स थे इसमें। ठीक है, और ये सभी पिलग्रिम जो है स्टोरी में टैबार्ड इन में आके रुकते हैं, जहाँ का होस्ट हैरी बेली होता है। ठीक है, तो अगर हम देख लेते हैं 32 कैरेक्टर कैसे बनते हैं, तो 29 पिलग्रिम है। ठीक है, एक पर्सन नरेटर है खुद, यानी कि जॉफ्री चौसर 30 हो गया। हैरी बेली जो कि होस्ट है, जो बहुत ही जॉली पर्सन है, वो 31 हो गया। ठीक है, और फिर कैनस ह्यूमन जो लास्ट में, यानी कि बाद में ज्वाइन करते हैं, लास्ट में तो नहीं, बाद में ज्वाइन करते हैं। ठीक है, तो ये कुल मिला करके टोटल अगर हम देखें तो 32 इसमें कैरेक्टर हो जाते हैं। ठीक है, इसमें एक सजेशन दिया गया था कि 4 स्टोरी हर एक कैरेक्टर सुनाएगा, यानी कि 29 पिलग्रिम जितने हैं वो 29 के 29 पिलग्रिम जितने हैं सब 4-4 स्टोरी सुनाएंगे। ठीक है, ऐसा बोला गया था। ठीक है, तो जाते वक्त 2 स्टोरी और आते वक्त 2 स्टोरी सुनाया जाएगा, और जो सबसे ज़्यादा, जो जिसका स्टोरी सबसे अच्छा होगा, जिसको हैरी बेली इसमें होस्ट था, तो वो जज करेगा, और सबसे अच्छी जो स्टोरी जो होगी, ठीक है, उसको फ्री मील मिलेगा, यानी कि पार्टी दी जाएगी एक तरफ से देखा जाए। ठीक है, तो फर्स्ट स्टोरी इसमें नाइट सुनाता है। ये कैरेक्टर है, इसमें बहुत सारे कैरेक्टर हैं, जैसे कि मैंने बताया 29 पिलग्रिम है, तो 29 पिलग्रिम तो है ही। तो फर्स्ट पिलग्रिम यानी कि फर्स्ट जो होता है वो नाइट होता है, नाइट इसमें सुनाता है फिर सबसे पहली स्टोरी। वो जो स्टोरी सुनाता है वो पेलेमन और आरसाइड की स्टोरी सुनाता है। ठीक है, ये एक ट्रेजिडी है और इसको बेस्ट स्टोरी बोला गया है, और ये बेस्ट स्टोरी किसने बोला है, हैरी बेली ने बोला है। ठीक है, ठीक है, अगर हम देखें कि ये किससे इंस्पायर्ड है, तो ये बुकासियो के ट्रेजिडी से इंस्पायर्ड है। ठीक है, और लास्ट स्टोरी जो है वो पर्सन सुनाता है, द पर्सन टेल, और वो बेस्ड है 7 डेडली सिन पे। इस पूरी स्टोरी में, यानी कि कैंटरबरी टेल में जो 29 पिलग्रिम्स होते हैं वो जो पूरी स्टोरी सुनाते हैं, एक्चुअली जो 24 स्टोरी सुनाई गई है इसमें, तो पूरी 24 स्टोरी में 2 स्टोरी ऐसी है जो प्रोज में है। आपसे पूछा जा सकता है कि कितनी स्टोरी प्रोज में थी कैंटरबरी टेल में, तो 2 प्रोज में थी और बाकी 22 वर्स में थी। ये जो 2 प्रोज में जो स्टोरी थी वो कौन सुनाता है, अगर आपको ये क्वेश्चन आएगा, तो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि 2 स्टोरी जो प्रोज में सुनाया गया है वो सबसे पहले चौसर ने सुनाया है एक, और एक पर्सन टेल। ठीक है, और ये आपसे पूछा जा सकता है कि चौसर ने कौन सा स्टोरी सुनाया है। ठीक है, तो देखिए, चौसर ने 2 स्टोरी सुनाई है, एक टेल ऑफ
टोपास, दूसरी टेल ऑफ मेलेबिस या पेलिबियस। ठीक है, तो जो टेल ऑफ मेलेबियस जो है वो चौसर की प्रोज में है। ठीक है, और पर्सन टेल जो है वो उन्होंने एक सुनाया है, तो पर्सन टेल वो भी प्रोज में है। तो कुल मिलाकर के दो स्टोरी हैं। ठीक है, चौसर ने की जो दो स्टोरी थी, टेल ऑफ टोपैस और टेल ऑफ मेलेबिस, तो टेल ऑफ टोपैस को हैरी बेली ने क्रिटिसाइज किया है। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि चौसर के कौन से टेल को हैरी बेली ने क्रिटिसाइज किया है, तो टेल ऑफ टोपैस। ठीक है, और एक स्टोरी जो चौसर की थी जो प्रोज में लिखी गई थी उसको क्या किया गया है, प्रेज भी किया गया है। किसने प्रेज किया है? हैरी बेली ने प्रेज किया है। ठीक है, चलिए इतना क्लियर है, आगे देख लेते हैं। सन ऑफ नाइट, स्क्वायर जो है वो सन ऑफ नाइट है इसमें। ठीक है, और इस पे चौसर कमेंट करते हैं कि ही वॉज एज फ्रेश एज मंथ ऑफ मे। ठीक है, और इसमें बहुत सारी चीज़ें जिसको प्रेस किया जाता है, नहीं बहुत सारे ऐसे कैरेक्टर जिसको प्रेस किया जाता है, तो इसमें कुल मिलाकर के फोर जो ऐसे है स्क्वायर को छोड़ करके, यानी कि स्क्वायर के अलावा फोर ऐसे हैं जिनको प्रेस किया गया है। वो कौन है? प्लोमैन, पर्सन, स्टूडेंट ऑफ ऑक्सफोर्ड और नाइट। तो इसमें एक कमेंट जो है एक पर्सन के लिए बोला जाता है कि इफ़ गोल्ड रस्ट व्हाट शैल आयरन डू। ठीक है, ये भी बोला जाता है। और इसमें पूछा जा सकता है आपसे कि कितने चर्चमैन हैं। तो चर्चमैन की अगर हम बात करें तो 8 चर्चमैन है। ठीक है, ये थोड़ा सा छिप गया है, आप लिख लीजिएगा, चर्चमैन 8 है और गिल्टमैन इसमें 5 है। तो 5 गिल्टमैन भी है, जिसमें से वीवर है, ड्रायर है, कारपेंटर है। ठीक है, उस तरह से और 2 और है। ठीक है, ये कैंटरबरी का एक शॉर्ट नोट है। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में आपको कैंटरबरी टेल्स से जो भी इंपॉर्टेंट नोट्स है वो सब दी जाएगी। थोड़ा कुछ और भी देख लेते हैं। ठीक है, जो आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, अगर लिटरेचर पढ़ रहे हैं तो ये चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं, तो उसको ज़रा सा हम देख लेते हैं। ठीक है, जैसे कि ये, ठीक है, जैसे कि एज एज ऑफ जॉफ्री चौसर। ठीक है, इसको किस एज से कि इसका हिस्टोरिकल पीरियड क्या है और इसका टाइम पीरियड क्या है। तो टाइम पीरियड हम देखें तो 1340 से लेकर 1400 तक का है। हिस्टोरिकल पीरियड अगर आप देखें तो हिस्टोरिकल पीरियड का नाम है मिडिल प्लेंटेनेज। ठीक है, प्लेंटेजेंट इसको बोला जाता है। ठीक है, पॉलिटिकल बैकग्राउंड को अगर हम देखें तो इस वक्त 3 जो किंग्स हैं उन्होंने राज किया है। ठीक है, जो एडवर्ड थर्ड, डेट आपको दी गई है, रिचर्ड सेकेंड, ये भी इसकी भी डेट आपको दी है, और हेनरी फोर्थ, इसकी भी डेट आपको दी गई है। एक छोटा सा ट्रिक मैंने बनाया है कि इसको किस तरह से याद करेंगे, कौन कौन था और कौन कौन सा सेकेंड था, थर्ड था, फोर्थ था। तो देखिए, ऊपर से नीचे जाइए HER, फिर नीचे से ऊपर आइए 2 3 4। ठीक है, ये DBL आप याद कर सकते, याद कीजिएगा। ठीक है, डेथ, बॉर्न और लिव। ये भी पूछा जाता है कि कौन से किसके एज में वो जिंदा रहा, किस एज में वो मर गया और किस एज में उसने अपने जीवन जिया, यानी कि लिव किया उसने। तो ये भी पूछा जा सकता है। तो आपको इसको इस तरह से याद कीजिए। पहले आप वर्टिकल ऊपर से नीचे आइए, फिर नीचे से ऊपर जाइए, फिर ऊपर से नीचे आइए। ठीक है, HER 2 3 4 DBL। ठीक है, इस तरह से आप इसको याद कर सकते हैं। छोटा सा ट्रिक है, ये मेरे लिए न्यूमेरिक्स है जो मैंने अपने लिए बनाई है। ठीक है, सोशल बैकग्राउंड में क्या क्या हुआ था उस टाइम देख लेते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो है ब्लैक डेथ। ठीक है, 1349 में हुआ था। ठीक है, और 1362 में ये हुआ था। ठीक है, और इसमें 60% ऑफ पीपल डाइड ऑफ अ प्लेग। ठीक है, तो 60% ऑफ पॉपुलेशन जो है वो प्लेग से मर गए थे। ठीक है, तो इंग्लिश जो है ये किस तरह से टॉप पे आया, तो इसका कारण यही है कि जो हायर सोसाइटीज़ थे, जो फ्रेंच बोला करते थे, ठीक है, वो लोग जो है वो लोग की डेथ हो गई। ठीक है, तो बच गया कौन? इंग्लिश बोलने वाले। ठीक है, तो इंग्लिश बोलने वाले जो थे वो 60%, जो नहीं, जो 40% जो बच गए थे वो इंग्लिश बोलने वाले थे, तो तभी वो आए ऊपर। ठीक है, तो ब्लैक डेथ आपसे ये इतना ऐसा सवाल नहीं पूछा जाएगा, आपसे इतना पूछा जाएगा कि ब्लैक डेथ कब हुआ था। ठीक है, और इसमें इंपॉर्टेंट है सोशल बैकग्राउंड में क्या हुआ था। तो एक पीजेंट रिवॉल्ट हुआ था। पीजेंट रिवॉल्ट क्यों हुआ था? हाई टैक्स की वजह से हुआ था, 100 Year वॉर्स की वजह से हुआ था। ठीक है, और लीडरशिप, जो लोकल लीडरशिप थे उसमें जो स्टेबिलिटी नहीं थी उसकी वजह से हुआ था। ठीक है, और जो मेन कारण था वो था इसका ब्लैक डेथ। ब्लैक डेथ और हाई टैक्स। ब्लैक डेथ हो गया था, लोग मर गए थे, पैसे की कमी आ गई थी, तो टैक्स बढ़ा दिया गया। 100 Year वॉर्स हुआ तो टैक्स बढ़ा दिया गया, जिसकी वजह से क्या हुआ? प्रेजेंट रिवॉल्ट हुआ। ठीक है, किसानों का आंदोलन। ठीक है, इसका जो लीडर थे वो टेलर थे। ठीक है, वॉल टेलर। ठीक है, और टेलर्स, इसको टेलर्स रिवॉल्यूशन भी बोला जाता है। ठीक है,
और 1381 में ये हुआ था। ठीक है, अब देख लेते हैं 100 वॉर्स को। तो मैंने आपको डेट याद करा दी है 1340, यानी कि जब चौसर पैदा होते उसके 3 साल पहले, यानी कि 1337 में ये स्टार्ट हुआ था और ये 116 साल चला था। तो 1453 में तक ये चला था। ठीक है, और एक चीज़ और याद दिला देता हूँ, इससे देखो कनेक्ट करके पढ़ना है हमको। तो 1450 इसके जस्ट 53 के जस्ट ब्लैक डे, सॉरी जस्ट 100 वॉर्स के ख़त्म होने के 2 साल बाद, ठीक है, यानी कि 1455 में वॉर ऑफ रोजेस हुआ था। ठीक है, वॉर ऑफ रोजेस बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हम अपने नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है, अब देखिए छोटी मोटी इन्फॉर्मेशन दी गई इसमें कि इसमें किसके और किसके बीच में ये हुआ था। ठीक है, किसके हाउस के बीच में ये हुआ था, हाउस ऑफ वेलर्स और हाउस ऑफ प्लेंटेजेंट के बीच में हुआ था, इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में हुआ था। ठीक है, इसमें कौन कौन जीता इसके बारे में बता देता हूँ मैं आपको। मैंने आपको बता चुका हूँ। ठीक है, कि 1359 में इन्होंने चौसर ने इस पर पार्टिसिपेट किया था और इनको पकड़ लिया गया था, प्रिजनर बना दिया गया था। तो एडवर्ड थर्ड ने 16 पाउंड देके इनको छुड़वाया था। ठीक है, इसमें कौन कौन सा ऐसा बैटल है जिसमें इंग्लैंड जीता था, वो है बैटल ऑफ क्रेसी, बैटल ऑफ पोइट्रिस और बैटल ऑफ अगिनकोर्ट। ठीक है, क्रेसी 1346 में हुआ था, पोइट्रिस 1356 में हुआ था। ठीक है, और अगिनकोर्ट 1415 में हुआ था। ये अगिनकोर्ट जो है ये जो वॉर है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और इसी वॉर में पीपल्स ने डिमांड किया था अपने खुद के लैंग्वेज के बारे में डिमांड किया था। ठीक है, और हमेशा याद रखिएगा कि लैंग्वेज को क्यों डिमांड किया जा रहा है, क्योंकि लैंग्वेज इज़ द की ऑफ ए प्रिजन। ठीक है, लैंग्वेज किसी भी प्रिजन का की हो सकता है अपनी भाषा में। ठीक है, नेक्स्ट, इंग्लिश लैंग्वेज किस तरह से इंग्लिश लैंग्वेज जो है वो ग्रो किया है, किसी से ग्रो हुआ है। ठीक है, तो इंग्लिश लैंग्वेज सबसे पहले स्कूल की लैंग्वेज बनी थी 1386 में, कोर्ट की लैंग्वेज बनी थी 1362 में, और पार्लियामेंट की लैंग्वेज बनी थी 1369 में। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद होना चाहिए। ठीक है, इस एज को, एज ऑफ चौसर को एज ऑफ ट्रांजिशन भी बोला जाता है। ठीक है, अब क्वेश्चन ये आता है कि एज ऑफ ट्रांजिशन क्या होता है। ठीक है, बहुत लोग बोलते हैं ट्रांजिशन जो ट्रांजिशन हो जाता है, यानी एक तरह से दूसरी जगह ये ट्रांजिशन होना। ठीक है, लेकिन अगर कभी आपको एमसीक्यूज मिल जाए तो देखिएगा कि ट्रांजिशन का मतलब ये होता है कि मूव टू वन विदाउट लिविंग द फर्स्ट वन। ठीक है, यानी कि पहले वाले को आपने छोड़ा नहीं, लेकिन फिर भी आप सेकंड वाले में मूव कर गए। ऐसा नहीं पहले वाला ख़त्म कर दिया फिर दूसरे में गया। ठीक है, ये इसको ट्रांजिशन नहीं बोलते हैं। पहला वाला चल ही रहा है, ठीक है, और आपने उसके साथ साथ कोलेटरल क्या कर दिया, आपने सेकंड वाले को भी अपना लिया। ठीक है, तो इसमें 5 प्रकार की ट्रांजिशन हुई थी। वो 5 प्रकार की ट्रांजिशन क्या क्या हुई थी देख लेते हैं इसको। सबसे पहले प्रोज टू पोइट्री, प्रोज से पोइट्री की तरफ ट्रांजिशन हुआ था। डिस्क्रिप्टिव लिटरेचर टू नैरेटिव लिटरेचर, डिस्क्रिप्टिव लिटरेचर से नैरेटिव लिटरेचर में ट्रांजिशन हुआ था। आइडियलिस्टिक टू रियलिस्टिक लिटरेचर, ठीक है, आइडियलिस्टिक लिटरेचर से रियलिस्टिक लिटरेचर पे ट्रांजिशन हुआ था। ठीक है, लोकल टू स्टैंडर्ड डायलेक्ट, ठीक है, स्टैंडर्ड डायलेक्ट, लोकल डायलेक्ट जो हुआ था गैलिक लैंग्वेज जो वहाँ बोले जाती थी। ठीक है, बहुत बहुत सारी भाषाएं बोली जाती है उससे स्टैंडर्ड डायलेक्ट में फ्रेंच, इटली और इंग्लिश। ठीक है, तो देखिएगा फ्रेंच, इटली और इंग्लिश इसमें यूज़ किया गया है, स्टैंडर्ड डायलेक्ट में पहुँचा है। ठीक है, तो ये जो फ्रेंच और इटली है, ठीक है, ये रिनाउंड लोग, ठीक है, अपर जो एरिस्टोक्रेट होते हैं वो बोला करते थे, और जो इंग्लिश है वो जो पुअर लोग हैं वो बोला करते थे। तो ब्लैक डेथ में ये पुअर लोग ही बच गए। ये जो रिनाउंड लोग हैं फ्रेंच और इटली लोग हैं ये, ठीक है, इनकी डेथ हो गई और कुछ बहुत सारे लोग जो हैं वो मूव कर गए अपनी जगह से। ठीक है, तभी इंग्लैंड की भाषा जो है इंग्लिश बन गई। ठीक है, वैसे इंग्लिश जो भाषा है वो एंग्लिकन्स जो है, एंग्लिश, ANGLISS, ये ट्राइब बोला करती थी। ठीक है, बाद में ये थोड़ा सा अपभ्रंश होते होते जिसको हम बोलते हैं थोड़ा स्लैंग बनते बनते कि एंग्लिकन्स ये एंग्लिश से इंग्लिश बन गई। ठीक है, तो ये ट्रांजिशन हुई थी। ठीक है, और पांचवी है फ्रेंच इटली लैंग्वेज, फ्रेंच लैटिन लैंग्वेज से इंग्लिश में जो ट्रांजिशन हुआ। ठीक है, पहले फ्रेंच और इटली लैटिन बोला जाता था, तो ब्लैक डेथ के बाद फिर इंग्लिश बोलने लग गए। ठीक है, अब देखिए मैंने एक छोटे से इन्फॉर्मेशन इसमें लिखा हुआ है कि डिवाइन कॉमेडी जो है जो दांते ने लिखी थी उसको किस डायलेक्ट में लिखा गया है, तो टस्कन डायलेक्ट में लिखा गया है। ठीक है, पूछा जाता है टस्कन डायलेक्ट। ठीक है, ओके, थोड़ा और आगे देख लेते हैं। ठीक है, एक छोटा सा क्वेश्चन है ये। ठीक है, कि चौसर ने कौन सा
जो इंग्लिश का कौन सा ऐसा जो डायलेक्ट है, यानी कि कौन सा ऐसा डायलेक्ट है जिसको यूज़ किया था। तो बहुत सारे डायलेक्ट थे। नॉर्थ एम्बियन डायलेक्ट था, ठीक है, साउथ एम्बियन डायलेक्ट था, ठीक है, ईस्ट मिडलैंड डायलेक्ट था और कैंटिश था। तो उन्होंने ईस्ट मिडलैंड चुना था। और क्यों चुना था? क्योंकि ईस्ट मिडलैंड जो है वो बहुत सारे लोग बोला करते थे, ठीक है। तो देखिए फ्यूचरिस्टिक थे चौसर, कि उनको पता था कि ईस्ट मिडलैंड डायलेक्ट ही जो है वो आगे तक पहुँचे, क्योंकि ज़्यादा लोग वही बोलते हैं तो वही आगे जाएगा ना, ठीक है। तो इन्होंने इसी डायरेक्ट में लिखना शुरू करा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि चौसर ने किस डायरेक्ट में लिखना शुरू करा, ये किस डायरेक्ट को उन्होंने फोकस किया, ठीक है। तो वो है ईस्ट मिडलैंड डायलेक्ट, ठीक है। तो ये छोटा सा कॉम्पैक्ट नोट है जो मैंने आप लोग के लिए बनाया है, और आशा करता हूँ कि आपको पसंद आया होगा, ठीक है। और हम इसको, ऐसा नहीं है कि इसको हम इतना छोटे, ये कॉम्पैक्ट नोट है, इसके बाद एमसीक्यूज आएंगे। एमसीक्यूज में हम बाकी जो चीज़ें हैं जो बच जाती हैं, ठीक है, उसको हम कवर करेंगे। इसमें भी बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि चौसर के बारे में बहुत लोगों ने बहुत सारी चीज़ें बोली हैं। ये एल्बर्ट ने बोला है, ड्राइडन ने बोला है, एडमंड स्पेंसर ने, फेरी क्वीन ने बोला है, ठीक है। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। थैंक यू।